निंबल न्यूज, द ट्रुथ अनफोल्ड। केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पत्रकारों से कहा कि अब दिल्ली या देश में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हालांकि उनसे महज कुछ किलोमीटर दूर के कई छोटे अस्पताल सरकार को ऑक्सीजन खत्म होने के बारे में इमरजेंसी मैसेज भेजकर मरीजों की जान बचाने की गुहार लगा रहे थे। इसके बाद भी केंद्र सरकार बार बार जोर देकर कह रही है कि देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बारे में बताया, हमें ऑक्सीजन की ढुलाई में दिक्कत हो रही है, इसलिए उन्होंने अस्पतालों को दिशा निर्देशों के अनुसार ऑक्सीजन का समझदारी से उपयोग करने की सलाह दी है। हालांकि बीबीसी से बात करने वाले कई डॉक्टरों ने कहा है कि वे केवल उन रोगियों को ऑक्सीजन दे रहे हैं जिन्हें इसकी सख्त ज़रूरत है, लेकिन ऐसा करने पर भी ऑक्सीजन कम पड़ रही है। हालांकि जानकारों का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी उन कई समस्याओं में से एक है जिनसे पता चलता है कि केंद्र और राज्य दोनों कोरोना की दूसरी लहर के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वे दूसरी लहर से हो रहे नुकसान को रोकने या कम करने के लिए पर्याप्त इंतजाम करने में विफल हैं। हालांकि इस बारे में बार बार कई चेतावनी जारी की गई थी। नवंबर में स्वास्थ्य मामलों की स्थायी संसदीय समिति ने कहा था कि देश में ऑक्सीजन की सप्लाई और सरकारी अस्पतालों में बेड दोनों अपर्याप्त हैं। इसके बाद फरवरी में बीबीसी को कई जानकारों ने बताया था कि उन्हें निकट भविष्य में कोविड सुनामी का डर सता रहा है। मार्च की शुरुआत में सरकार के बनाए वैज्ञानिकों के एक विशेषज्ञ समूह ने कोरोना वायरस के कहीं अधिक संक्रामक वेरिएंट को लेकर अधिकारियों को चेताया था। एक वैज्ञानिक ने बीबीसी को बताया कि इस बारे में रोकथाम के कोई अहम उपाय न करने पर चेतावनी दी गई थी। सरकार ने इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया है। इसके बावजूद 8 मार्च को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना महामारी के खत्म होने की घोषणा कर दी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सरकार से कहां चूक हो गई। जनवरी और फरवरी में कोरोना के रोजाना के मामलों की संख्या घटकर 20,000 से भी नीचे पहुंच गई थी। इससे पहले सितंबर में रोज 90,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को हरा देने का ऐलान कर दिया। इस तरह ऊपर से भरमाने वाले ऐसे संदेश मिलने के बाद लोग जल्द ही कोविड प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल को भूल से गए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने को कहा, पर वे खुद 5 राज्यों में होने वाले चुनावों की रैलियों को संबोधित करते रहे। इन विशालकाय रैलियों में जुटी हजारों की भीड़ में से ज्यादातर के चेहरे पर से मास्क नदारद थे। इसके साथ ही उत्तराखंड के हरिद्वार में लाखों की भीड़ जुटाने वाले कुंभ मेले को भी सरकार ने मंजूरी दी। पब्लिक पॉलिसी और हेल्थ सिस्टम के जानकार डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया इस बारे में कहते हैं, प्रधानमंत्री ने जो कहा और किया उसमें कोई मेल नहीं था। वहीं जाने माने वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर शाहिद जमील ने बताया, सरकार दूसरी लहर को भांप नहीं पाई और बहुत जल्दी इसके खत्म होने का जश्न मनाना शुरू कर दिया। इन सभी बातों के अलावा इस तबाही ने कई और चीजों को सामने ला दिया है। इस आपदा ने अच्छे से बता दिया है कि भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य का ढांचा कितना कमजोर है और दशकों से इसकी कितनी उपेक्षा की गई है। अस्पतालों के बाहर बिना इलाज के दम तोड़ने वाले लोगों को देखकर केवल दिल ही नहीं दहल रहे हैं। ये नज़ारे बता रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर के बुनियादी ढांचे की असलियत आखिर है क्या। एक जानकार ने बीबीसी को बताया कि भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य का ढांचा हमेशा से टूटा हुआ ही था। बस अंतर इतना सा है कि अमीर और मध्य वर्ग को इसका पता अब चल रहा है। जो लोग सक्षम थे वे अपने और परिवार के इलाज के लिए हमेशा निजी अस्पतालों पर निर्भर होते थे। वहीं गरीब लोग डॉक्टर से दिखाने के लिए जूझ रहे थे। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी सरकार की हाल की योजनाओं जैसे स्वास्थ्य बीमा और गरीबों के लिए सस्ती दवा भी लोगों को मदद नहीं पहुंचा पा रही। वह इसलिए कि मेडिकल स्टाफ या अस्पतालों की संख्या बढ़ाने के लिए बीते दशकों में बहुत कम कोशिशें हुई। सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों को मिलाकर देखें तो पिछले 6 सालों में भारत का स्वास्थ्य पर खर्च जीडीपी का लगभग 3.6% रहा है। 2018 में यह ब्रिक्स के सभी 5 देशों में सबसे कम था।
अगर विकसित देशों की बात करें तो वे स्वास्थ्य पर अपनी जीडीपी का कहीं ज्यादा हिस्सा खर्च करते हैं। भारत से कहीं छोटे देशों जैसे श्रीलंका और थाईलैंड में भी हेल्थ सेक्टर पर कहीं ज्यादा खर्च किया जाता है। चिंता की एक बात यह भी है कि भारत में हर 10,000 लोगों पर 10 से कम डॉक्टर हैं। पिछले साल सरकार ने कोरोना की आने वाली लहर से लड़ने के लिए कई सशक्त समितियों को बनाया था। इसलिए विशेषज्ञ ऑक्सीजन, बेड और दवाओं की कमी को लेकर हैरान हैं। महाराष्ट्र के पूर्व स्वास्थ्य सचिव महेश जगाड़े ने बीबीसी को बताया, देश में जब पहली लहर आई थी तभी उन्हें सबसे खराब मानकर दूसरी लहर के लिए तैयार हो जाना चाहिए था। उन्हें ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जैसी दवाओं का भंडार बनाने का फैसला कर लेना था और फिर इसके लिए अपनी विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए था। अधिकारियों का कहना है कि मांग में आई उछाल को पूरा करने के लिए देश में पर्याप्त ऑक्सीजन बनाई जा रही है, लेकिन असल समस्या इसकी ढुलाई को लेकर है। जानकारों की राय है कि इस समस्या को बहुत पहले दूर कर लेना चाहिए था, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण कई रोगियों की मौत हो जाने के बाद सरकार एक राज्य से दूसरे राज्य में ऑक्सीजन ले जाने के लिए विशेष रेलगाड़ियां चला रही है और उद्योगों में ऑक्सीजन के उपयोग को रोक दिया गया है। इसके विपरीत देश के दक्षिणी राज्य केरल ने संक्रमण बढ़ने का अनुमान लगाकर योजना बनाई। राज्य के कोविड कार्यबल के एक सदस्य डॉक्टर ए फतहुद्दीन ने बताया कि राज्य में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि पिछले साल अक्टूबर में इस बारे में आवश्यक कदम उठाए गए थे। कोरोना वायरस के और अधिक संक्रामक और जानलेवा साबित होने वाले नए वेरिएंट की पहचान के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग एक अहम कदम है। पिछले साल इंडियन सार्स CoV-2 जीनोमिक कंसोर्शिया का गठन किया गया था। इसके तहत देश की 10 प्रयोगशालाओं को शामिल किया गया, लेकिन शुरू में इस समूह को निवेश पाने में काफी संघर्ष करना पड़ा। वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर जमील ने कहा कि भारत ने काफी देर से वायरस के म्यूटेशन को गंभीरता से लेना शुरू किया। उनके अनुसार फरवरी 2021 के मध्य से सीक्वेंसिंग का काम सही से शुरू हो पाया। कोविड से निपटने का सबसे अच्छा और प्रभावी विकल्प लोगों का जल्द से जल्द टीकाकरण करना था, ताकि अधिकांश को अस्पताल की जरूरत ही ना होती और अस्पतालों पर हद से ज्यादा बोझ ना पड़ता। डॉक्टर लहरिया कहते हैं कि शुरू में भारत जुलाई 2021 तक 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण करना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार ने टीकाकरण अभियान चलाने के लिए वैक्सीन के इंतजाम की पर्याप्त योजना ही नहीं बनाई। देश की 140 करोड़ की आबादी में से अब तक महज 2.6 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन की दोनों खुराक लगाई गई हैं, जबकि करीब 12.5 करोड़ लोगों को एक खुराक मिल सकी है। भारत ने वैक्सीन की करोड़ों खुराकों का ऑर्डर दिया हुआ है, लेकिन इसकी मांग से यह बहुत कम है। केंद्र सरकार को 45 साल से ऊपर के सभी 44 करोड़ लोगों के टीकाकरण के लिए 61.5 करोड़ खुराक की ज़रूरत है। वहीं 18 से 44 साल के 62.2 करोड़ लोगों के लिए 120 करोड़ खुराकों की ज़रूरत है। जानकारों का कहना है कि विडंबना ही है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है, फिर भी हमें टीकों और दवाओं की कमी से जूझना पड़ रहा है। डॉक्टर लहरिया कहते हैं, ये सारी चीज़ें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों के लिए अलार्म की तरह हैं। उन्हें हेल्थ सेक्टर में बहुत अधिक निवेश करना होगा, क्योंकि यह कोई आखिरी महामारी नहीं।